वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंपनी लॉ स्टार्टिंग की, सेक्शन 1 की बात की थी। फटाफट हम रिवाइज करें, हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली बात हमने पढ़ा था भाई कंपनीज एक्ट कब आया, कब से एनफोर्सेबल है। तो हमारे लिए एक डेट थी, जो डेट क्या फिक्स थी आपकी 30 सितंबर 2013, राइट। ये हमारा एक पहला कंसेप्ट था जो हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कंपनीज एक्ट में ओवरऑल कितने चैप्टर्स हैं, तो बात निकल के आई थी कि सब 29 चैप्टर्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं? 7 स्केड्यूल्स हैं। कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ लगता है, तो पूरे के पूरे भारत पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर विद प्रोविजन था। फिर हमने बात की थी कि कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी कंपनीज पर है, तो वहां पर सेक्शन 1 में क्या मेंशन है आपका, जो भी कंपनी इस एक्ट में बनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उस पर यह एक्ट लगता है। फिर 3 स्पेसिफिक कंपनी की बात की थी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अगर आपके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है आपके स्पेसिफिक एक्ट पे, तो पहले आपको वो फॉलो करना है, उसके बाद फिर आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। एक हमने प्रिंसिपल की बात की थी, स्पेसिफिक ओवर जनरल की बात, राइट। तो ये हमने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया था हमने। अच्छा, सबसे पहले 98 सेक्शन इन्फोर्सेबल थे 12 सितंबर 2013 को। 12 सितंबर 2013 को कंपनीज एक्ट के चुनिंदा 98 सेक्शंस को लागू किया गया था। फिर 143 सेक्शंस इफेक्टिव थे 1 अप्रैल 2014 से, एंड अलोंग विद दिस रूल्स भी एप्लीकेबल थे। फिर सेकंड चार्ट में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ कंपनी की, और कंपनी की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स इन द कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब प्रीवियस कंपनी लॉ कुछ भी होगा यार, 1956 भी होगा, 1913 भी होगा, फॉर एग्जांपल 1856 होगा, 1813 होगा। जितने भी प्रीवियस कंपनी लॉ हैं, सारे के सारे एक्ट में जो भी कंपनी बनी है उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगने वाला है। फिर हमने बात की थी बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सिर्फ फॉर एग्जांपल सब एक ऑथर थे हमारे पास, जस्टिस जेम्स, प्रोफेसर हैनी, मार्शल, लिंडले, इन चारों ने डेफिनेशन दी है कंपनी लॉ की। वो हमने बात की थी कि भाई कंपनी लॉ की क्या क्या डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंपनी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। सब सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू sue एंड बी sued, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट डिटेल में बात करना है जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। परपेचुअल सक्सेशन की बात की थी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस। एक लाइन देखी थी हमने, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर, ये हमने बात की थी। एंड सेपरेट मैनेजमेंट। तो ये हमारे फीचर्स थे कंपनी के। एग्जाम में जनरली आपसे फीचर्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जामिनर के पास पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट ना। आज का जो हमें डिस्कशन करना है वो डिस्कशन का कॉन्सेप्ट है यार, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी की बात है। आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और आज का डिस्कशन ये यूं ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के हम आगे केस लॉ पढ़े, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। यही एक केस लॉ है जो जिसमें जान है, जो मेन एग्जामिनर का फेवरेट है, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये बोलता है कि भाई आपकी कंपनी है और उसको मैनेज करने वाले मेंबर हैं। वो ये बोलता है यार कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ ने कंपनी खोली, प्राइवेट कंपनी है, 2 मेंबर रिक्वायर्ड है, आपको मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। हस्बैंड वाइफ ने कंपनी एक ओपन करी, इनकॉर्पोरेट करी लीगल से। सारे के सारे शेयर्स किसके पास है यार, हस्बैंड वाइफ के पास है, एंड मेंबर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में
कि सब जो शेयर होल्डर होता है वही ओनर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कल के दिन अगर मेरी कंपनी चलती रही और कल के दिन अगर वाइंडिंग अप हुआ, अच्छा मेरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो हम आउटसाइड क्रेडिटर से भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अरे भाई हमने क्रेडिटर से रॉ मटेरियल उधार लिया, हमने डेटर्स को बेच दिया तो हम उधार पे, राइट। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, किसी को पैसा देना होगा, किसी को पैसा लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन अगर मेरी कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो क्या होगा, एज पर वाइंडिंग अप कि प्रोविजंस जो है सेक्शन 371 में स्टार्ट होते हैं, पूरे के पूरे सेक्शन अप टू 458 तक, राइट। सॉरी 271 से स्टार्ट होते हैं 358 तक वाइंडिंग अप के प्रोविजंस। अब वाइंडिंग अप के प्रोविजन जो स्टार्ट होंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट बताया है 328 329 वाले सेक्शंस में, राइट। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का सेक्शन है या फिर आपका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का सेक्शन है। अब जो पेमेंट होगा, जो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट होगा, सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके बाद वर्कमैन ड्यूज जो आता है प्रोपोर्शनेटली उस पर बांटा जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली सीक्वेंस गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनको बांटा जाएगा, राइट। और भी दूसरे पेमेंट्स हैं, कुल मिला के फिर शेयर कैपिटल का पेमेंट मिलता है एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाद में पैसा मिलता है। तो सवाल ये आएगा कि यार हो सकता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसा बोले कि सर ये तो, और कंपनी में पैसा बचा रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, अगर पैसा खत्म हो गया तो फिर खत्म, बाद वालों की लायबिलिटी खत्म, फिर कुछ नहीं देना पैसा। हो सकता है कोई बोले कि सर हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक ही हैं और ये कंपनी भी एक ही है, तो यहाँ पर ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट तो सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए यूज करा गया है। इसीलिए लॉ में, इस फेमस केस लॉ में डिसाइड किया था कि नहीं भाई, अगर आपने कंपनी बनाई है तो कंपनी अलग होती है, उसको बनाने वाले मेंबर अलग होते हैं, तो वहां पर प्रोविजन आता है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। चले पढ़े केस लॉ के फैक्ट्स क्या थे, क्या डिसीजन हुआ था और क्या क्या वहां पर किसने क्या कहा था। A company is a separate entity, separate from its members. कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, ये लॉ में बोला गया है, तभी हम वर्ड यूज करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज नोन बाय इट्स ओन नेम, कंपनी खुद के नाम से जानी जाती है। हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि भाई मुकेश अंबानी जी क्या है, मुकेश भैया क्या है, कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, एक तरह से ओनर है। बट देन टू कभी भी अगर कोई न्यूज़पेपर में जिक्र होता है रिलायंस का, तो ऐसा मेंशन नहीं रहेगा कि मुकेश अंबानी की रिलायंस ने फलानी कंपनी का एक्विजिशन किया है। वहां पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा रहेगा कि रिलायंस ने इतने रुपए की ये कंपनी एक्वायर की है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। लॉ ने बोला कंपनी का नाम अलग रहेगा, उनके राइट्स अलग रहेंगे, लायबिलिटीज अलग रहेंगे, तभी तो हम वर्ड यूज करते हैं कि भाई हम कंपनी के नाम पर उसको स्यू कर सकते हैं, मतलब केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में, या कंपनी चाहे तो किसी पर्सन के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकती है, राइट। चलिए अब केस लॉ था क्या एक्चुअल में, कंसेप्ट क्या था। जो ये सोलोमन साहब थे, ये बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, राइट, अलॉन्ग विद फैमिली मेंबर्स। इन्होंने क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इन्होंने सारी का सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। तो कंपनी, अब इन्होंने बिजनेस ट्रांसफर करा तो कंपनी ने इनको पेमेंट करा कुछ कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन का बाइफर्केशन क्या है, टोटल जो कंसिडरेशन था वो कितना था, 39,000 यूरोज। केस लॉ इंडिया का नहीं है, बाहर का है। कैश पेड कितना करा गया है, 9,000। अब 39,000 का बाइफर्केशन क्या है, तो 9,000 का तो क्या था यार, कैश 9,000 यूरोज का। शेयर्स दिए गए 20,000 यूरोज के, 1 यूरो का एक शेयर था। और सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करा गया है किसको, सोलोमन को, 10,000 यूरोज का। ये ओवरऑल 39,000 यूरोज की पूरा का पूरा कंसिडरेशन अमाउंट था, और उसको डिस्चार्ज करने के लिए इतना इतना इस तरीके से पे किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, द 6 members of the family of Mr. Solomon were issued 1 share each. Solomon was the managing director of the Solomon Company Limited.
यही पर्सन मेंबर था, यही पर्सन डायरेक्टर था, और जो दूसरे 6 मेंबर्स थे सब पूरी की पूरी कंपनी को सबको एक एक शेयर दे दिया गया था, राइट। बिजनेस चलता रहा। अगर बिजनेस चलता रहता तो ये केस लॉ नहीं आता, बट क्या हुआ, समय ने करवट ली और इनकी कंपनी का हो गया लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पर थोड़ी पोजीशन इस तरह की थी कि कंपनी ने क्रेडिटर्स दिख रहे थे कितने के, 7,000 यूरोस के, एंड कंपनी के पास जो एसेट्स रियलाइज हुई थी वो थी मात्र 6,000 यूरोस की। 7,000 के तो क्रेडिटर्स थे, राइट, जिनको हमें लायबिलिटी साइड में, और एसेट साइड में रियलाइजेबल एसेट्स कितने की थी हमारे पास, 6,000 यूरोस की। अब क्या करा सोलोमन ने, भाई याद रखना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो पहले पेमेंट करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या तर्क था बोलने का, उन्होंने क्या बोला, कंटेंशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वन मैन कैन नॉट ओन मनी टू हिमसेल्फ, एक व्यक्ति खुद को पैसा उधार नहीं दे सकता। सिक्योर्ड क्रेडिटर का ये था, सर सोलोमन वर्सेस कंपनी वाली, वो कंपनी किसकी है, सोलोमन की है, इनकी फैमिली मेंबर्स की है। तो ये तो क्या हुआ साहब, हमने ये वाला कान साहब यहाँ से नहीं, हमने घुमा के पकड़ा है। लॉ ने बोला यार बेटा घुमा के पकड़ा या कैसे पकड़ा हो, कंपनी एक अलग ही चीज होता है, और वहीं से ये प्रिंसिपल निकल के आया, सेपरेट लीगल एंटिटी। The unsecured creditor contended that Solomon was carrying on business in the name of Solomon and Company Limited. Thus, Solomon and Company were the mere agent for Solomon. उन्होंने क्या बोला, भाई सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड सोलोमन ही चला रहा है, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, तो वो सिर्फ एक कंपनी उसकी एजेंट हुई। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, इट वॉज हेल्ड दैट सोलोमन एंड कंपनी वॉज अ रियल कंपनी, और उसने बोला कि जो लीगल चीज़ें होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपनी एक्चुअल बिजनेस कर रही थी, तो ये तो भैया पेपर पे ओरिजिनल कंपनी है। इट हैज़ एन आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है और मेंबर की आइडेंटिटी अलग है, सोलोमन कोर्ट ने ये बोला। Therefore, the secured debentures were to be paid in priority to unsecured creditors. उन्होंने बोला भैया देखो यार, 7,000 रुपए के तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, और एसेट रिलायबल कितनी है, 6,000 यूरोस की, रुपए मतलब यूरोस की बात करें हम। अब तो कोर्ट ने क्या बोला है कि देखो यार, सबसे पहले तो आपको सिक्योर्ड डिवेंचर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और सिक्योर्ड डिवेंचर्स कितने हैं, 10,000 के। अरे भाई इनकी जो लायबिलिटी की बैलेंस शीट की पोजीशन थी, यहाँ पर क्रेडिटर्स थे 7,000 के, डिबेंचर्स थे 10,000 के, और एसेट्स थी 6,000 की। तो यार क्रेडिटर्स ने बोला कि सर ये जो है, ये अनसिक्योर्ड वालों ने बोला, यहाँ पर कोर्ट ने बोला ना ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सिक्योर्ड डिबेंचर को। अगर ये सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं होते तो अलग बात होती, तो फिर कुछ प्रपोर्शनेट जैसा कंसेप्ट, प्रोराटा वाला कंसेप्ट लगता, क्योंकि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इसलिए प्रायोरिटी इनको मिलेगी। तो पूरा का पूरा जो 6,000 रुपये की एसेट्स है, उसका अमाउंट जो हम 6,000 यूरोस की जो एसेट्स है उसका अमाउंट रियलाइज करेंगे, और किसको पे करना पड़ेगा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सिक्योर्ड डिबेंचर सोलोमन है, मेंबर सोलोमन है, डायरेक्टर सोलोमन है, एमडी सोलोमन, कुछ भी हो। लॉ ने बोला अगर लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करते हुए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, देन उसका कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, प्रायोरिटी उनको मिलेगी पेमेंट के लिए, राइट। ये था आपका सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस। चल थ्योरी में देखें कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हम करेंगे। मीनिंग, A company is a legal entity separate from its members. बिल्कुल सही है साहब कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। It is known by its name, has rights and liabilities of its own. उसकी राइट्स अलग है, उसकी लाइबिलिटीज अलग है, उसका नाम अलग है, हर चीज अलग है। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस लॉ क्या है, पहला, मिस्टर सोलोमन was carrying on the business of boot manufacturing as a sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप से काम करता था वो पर्सन, बंदे ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, नाम क्या डाला उसका,
Solomon and Company Limited for the purpose of taking over his business. पूरा का पूरा बिजनेस था उसको टेक ओवर कर लिया और उसका कंसिडरेशन कितना था 39,000 यूरोज। इस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कैसे करा तो इन्होंने बोला साहब इस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है 9,000 कैश में 20,000 आपका फुल्ली पेड अप शेयर्स के था और सिक्योर डिबेंचर इशू टू सोलोमन 10,000 का था। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ये हो गया 6 फैमिली मेंबर इन सबको एक एक शेयर दिया गया। ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन सब कंपनी बंद हो गई। 7,000 रुपए के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, 6,000 रुपए की एसेट्स थी। कंटेंशन क्या था वही चीज हम बात कर चुके हैं। तो ये हमारा केस लॉ है सेपरेट लीगल एंटिटी में एक महत्वपूर्ण केस लॉ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। एग्जाम में चाहे तो वो पूछ सकता है। चलिए सेकंड केस लॉ है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली वॉज अ क्वालिफाइड पायलट। ली कौन था यार? क्वालिफाइड पायलट था। He virtually owned all the shares and he was the sole governing director। वही मैक्सिमम शेयर उसके पास थे और वो कंपनी का डायरेक्टर भी था। He was also receiving salary from the company for being a chief pilot along under the company। अरे भाई वो एक क्वालिफाइड पायलट था तो कंपनी से वो सैलरी भी लेता था। He was killed in an air accident while working for the company। It was held। तो ली की जो वाइफ थी उसने क्या मांगा? उसने मांगा कंपनसेशन। दूसरों ने मना किया कि भाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर यही भाई सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई भले वो डायरेक्टर था, भले ही वो शेयर होल्डर था, बट ही इज अ क्वालिफाइड पायलट, तो उसको कंपनसेशन तो मिलना चाहिए और वो उसकी वाइफ क्लेम करेगी इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय की कैपेसिटी में। ये हमारे पास ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का केस लॉ था। थर्ड है बच्चा एफ गुर्जर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मतलब चोरी वाली चीज है। अ कंपनी वाज कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस। कंपनी कौन सा काम करती है? एग्रीकल्चर बिजनेस का। और जो भी इनकम आ रही है एग्रीकल्चर बिजनेस से वो एग्जम्प्ट होती है टैक्स से, सबको पता है। अ शेयर होल्डर कंटेंडेड दैट डिविडेंड रिसीव्ड बाय हर वाज आल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इन्होंने बोला यार कि जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस है, जो भी इनकम आती है एग्रीकल्चर बिजनेस से वो तो एग्जम्प्ट होती है, बट जो कंपनी ने डिविडेंड दिया, शेयर होल्डर ने क्या बोला, जो डिविडेंड दिया है वो भी एग्जम्प्ट होगा। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई डिविडेंड मिल रहा है, वो मिल रहा है शेयर होल्डर को, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, राइट। एंड सो डिविडेंड इनकम तो टैक्सेबल होगी, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, राइट। इम्प्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो हम बात करें कि भाई क्या क्या इम्प्लीकेशन है। देयर कैन बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन मेंबर टू द कंपनी एंड वाइस वर्सा, दोनों अलाउड है। अरे भाई सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब हो सकता है मेंबर डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दे या कंपनी अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्टर को बेच दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले एक ही पैसा हो, नोट का रंग एक ही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। A person can be a member, director, employee, creator of the company at the same time। ये खेल भी हो सकता है कि सब कुछ आप ही हो, आप आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। A company has the rights and duties of its own। कंपनी की खुद की राइट्स है, कंपनी की खुद की जिम्मेदारियां हैं। A company is not the agent of the members or director। तो ये 4 पॉइंट इम्प्लीकेशन निकल कर आए हैं कि भाई जो सेपरेट लीगल एंटिटी का केस है उस केस से क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट केस लॉ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। आपकी हमारी पीढ़ियाँ निकल जाएंगी लेकिन सोलोमन का केस हमेशा चलता रहेगा। चलिए, अच्छा आपको ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, ये कितने का कंसिडरेशन था, किस तरीके से डिस्चार्ज हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर वर्ड यूज, ये आपको शब्द याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाला शब्द यार? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वाला। अगर आप सिर्फ यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर डाल लोगे तो पोजीशन अलग हो जाएगी, राइट। इसलिए एग्जाम में हमको अगर कभी केस लॉ का कुछ एग्जाम में या कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी आता है, हमको याद रखना ये क्रेडिटर्स नहीं है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है।
बिकॉज अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हुए तो 6,000 रुपये की जो एसेट्स है वो दोनों में प्रोपोर्शनेटली जाएगी। फिर मतलब सोलोमन को कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 7:10 के रेशियो में फिर डिवाइड होगा वो 6,000 रुपीज़, 6,000 यूरोज की बात करें। बट हमको एग्जाम में क्या लिखना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तभी झगड़ा हुआ था। चलिए, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। याद रखना, सब एग्जाम टाइम में हो सकता है आप याद करके गए हेडिंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के प्रोविजंस, पॉइंट्स, केस लॉस। एग्जाम में उसने आपको नाम क्या दे दिया यार, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब आपको भूल गए कि भाई ये पियर्सिंग क्या होता है, इसलिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एक नाम है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल दूसरा नाम है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, अच्छा कंसेप्ट क्या होता है, नॉर्मली हमने अभी अभी देखा सेपरेट हमने अभी अभी देखा यार सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में कि भाई मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। बट वहां पर अगर आपने ऑब्जर्व करा हो, कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई सोलोमन ने जो कंपनी बनाई है सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हुए कंपनी बनाई है। एक्चुअल में कंपनी काम कर रही है, सिर्फ कंपनी पेपर पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंपनी बनाई है टू इवेड फॉर द इवेजन ऑफ टैक्सेस, फ्रॉड करने के लिए, तो फिर हम ये प्रिंसिपल को खत्म कर देंगे। अच्छा, ये कॉर्पोरेट वेल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये बोला गया कि भाई ये एक कवच है, डेट इज कॉल्ड वेल, राइट। ये एक कवच है। अब ये जो एक कवच है इसको हमने बुलाया कि कौन से कि इसके अंदर कौन काम करता है, कंपनी के मेंबर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के एम्प्लॉय। लॉ ने बोला हमको मतलब नहीं है सब, हम तो कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो हमेशा और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी से। आपको मतलब नहीं है कि सब उसमें मिस्टर ए काम करता है, मिस्टर जेड काम करता है, मिस्टर एक्स काम करता है, इट डज नॉट मैटर, राइट। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब लॉ ने बोला यार मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, मिस्टर ए बी सी कौन काम कर रहा है आपको ये मतलब नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी देन यू आर नॉट कंसर्न फॉर द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। कंसेप्ट क्या है, बट इन केस ऑफ फ्रॉड, अरे भाई एक्चुअल में तो नेचुरल पर्सन ही काम करता है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। एक्चुअल में तो नेचुरल पर्सन ही काम करता है। अगर कोई फ्रॉड हुआ, भाई फ्रॉड कंपनी कैसे करेगी, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दिमाग तो नेचुरल पर्सन का ही लगेगा। तो लॉ ने बोला अगर कोई तुमने फ्रॉड कराना बेटा, तो हम ये तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना, ये कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे, दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और फिर हम चेक करेंगे कौन इस कंपनी का मेंबर है, कौन इस कंपनी का डायरेक्टर है, कौन इस कंपनी का एम्प्लॉय है। जिसने फ्रॉड किया है सबको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कि जो एक वेल है, एक कवच है, उस कवच को हम लिफ्ट कर देंगे और फिर हम देखेंगे किस कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। चल, फर्स्ट पॉइंट, इट मीन्स इग्नोरिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी। हम सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर कर देंगे कंपनी की। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मीन्स डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को और जिन्होंने कंपनी के नाम पे गलत काम किया है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसका भी यही नाम है। एग्जाम में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है हमको। चले,
लिफ्टिंग इज परमिसिबल ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। नॉर्मली सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है, बट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी परमिसिबल होता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज परमिसिबल ओनली इफ इट इज परमिटेड बाय द स्टैट्यूट। अगर किसी लॉ ने बोला है तो अलाउड है, या आपके पास अगर एविडेंस है कि सर देखो यार, सब किसी इंस्पेक्टर ने कोई एविडेंस इकट्ठे कर, लेकिन सर ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी में जो है सब ये घोटाले हो रहे हैं, फ्रॉड कर रहा है, ये पर्टिकुलर मेंबर कर रहा है, ये इसकी हिस्ट्री है और ये सब कुछ, अगर आपके पास एविडेंस है तो फिर हो सकता है। द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब इच्छा कि वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के प्रोविजन को अवेल करे या नहीं करे, कंपलसरी नहीं है। डिस्क्रिशन वर्ड यूज करा है, वेदर और नॉट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशन, पूरी की पूरी किसकी इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की। इट इज नॉट पॉसिबल टू ले डाउन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच कॉर्पोरेट विल मे बी लिफ्टेड। यहाँ पर कोई फिक्स्ड रूल, कोई फिक्स्ड प्रोविजन कुछ भी नहीं है। हम जो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का प्रोविजन पढ़ रहे हैं, इसका कोई सेक्शन नंबर नहीं है, ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन नहीं है। ये तो सिर्फ अलग अलग जुडिशियल केसेस जो हुए हैं, कोर्ट के जो केसेस हुए हैं, कोर्ट केसेस के बेस पर उनको क्लब कर दिया गया है। 4-5 केसेस है, 4-5 सर्कमस्टांसेस हैं जिन केसेस में कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को यूज किया था, राइट। तो ये चीज हमारे लिए बेहद काम की है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अंडर जुडिशियल डिसीजंस। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सबसे पहली बात तो यार प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसके लिए हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का यूज करेंगे। कौन से केस लॉ में हुआ था, मतलब अगर लगता है कभी कभी गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट के रेवेन्यू को खतरा हो रहा है, रेवेन्यू को ये चोरी हो रही है और इससे रेवेन्यू में कमी आएगी, फ्रॉड होगा, एवेजन होगा, टैक्स एवेजन होगा, तो फिर वो लिफ्ट करेंगे कॉर्पोरेट वेल को। और ये करा गया था सर डिनशॉ मानेकजी पेटिट एंड असेसी वाज रिसीविंग ह्यूज डिविडेंड। अब ये साहब ने क्या करा यार, इनको बहुत सारा डिविडेंड मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। इन्होंने क्या करा, अलग अलग 4 कंपनियां इनकॉर्पोरेट कर ली। वो ये भाई साहब ने क्या करा, इनको मिलता था यार डिविडेंड और इंटरेस्ट। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट इनको मिलेगा तो इनको क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये भाई साहब ने क्या करा, 4 कंपनियां इनकॉर्पोरेट कर ली और 4 कंपनी इनकॉर्पोरेट करके ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया इन 4 कंपनियों में। और ये 4 कंपनी से ले लिया लोन। अरे भाई लोन पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, राइट। और ये कभी रीपे भी नहीं करा, कभी रीपे नहीं करा। तो लॉ ने बोला यार ये क्लियर केस है साहब, ये कंपनी जो 4 कंपनी है, ये 4 कंपनी और कोई काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट पे इनकम कमाने का काम है। और ये किया किसने है, ये साहब ने, डिनशॉ ने किया है। तो उन्होंने क्या बोला कि यार ये क्लियर कट केस है कि आप गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी कर रहे हो, राइट। तो ये कंसेप्ट है। और ये लोन इन्होंने रीपे चला आ रहा है लोन सब, तो ये क्लियर कट इंटेंशन। याद रखना कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, चाहे तो वो रिवोक करेगा, चाहे तो वो रिवोक नहीं करेगा, उसकी प्योर इच्छा है। चल पढ़ते हैं क्या करा। ही फॉर्म्ड 4 कंपनीज, ये भाई साहब ने 4 कंपनियां बनाई। The whole of the investment was transferred to this private, सारा का सारा अपना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। Interest और dividend received by these companies were within the exempted limits under the income tax of that time। बहुत पुराना केस लॉ है, कोई आज का नहीं है हमारे पास, तो सब वो इतना करते थे ताकि कंपनी के ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और इन भाई साहब के ऊपर भी नहीं है। These companies did not have any business or assets except these investment. The income received on investment by this company was diverted to the assessee in the form of pretended loan, which were never paid back by him। अरे भाई लोन वापस करो तो समझ में भी आया आपको, बट कभी वापस नहीं करा भाई ने। The court held that कि भाई आपका पर्पस क्या है इनकॉर्पोरेशन का, ये प्राइवेट कंपनी का, टू एवेड टैक्सेस,
ईच ऑफ दिस कंपनीज, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरे कागज पे बनाई गई कंपनी है, ये कोई बिजनेस नहीं कर रही है। ईच ऑफ दिस कंपनी वाज अ शैम, देयरफॉर इनकम अर्न बाय दिस कंपनी, इसको हम असेसी की इनकम ट्रीट करेंगे। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, गिलफोर्ड मोटर्स का केस लॉ वर्सेस हॉर्नी। एन एम्प्लॉय एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा एम्प्लॉय के साथ में दैट ही विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द एम्प्लॉयर आफ्टर लीविंग द एम्प्लॉयमेंट। बाद में वो करने लगा, उसकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट था कि एम्प्लॉयर के कस्टमर्स को सॉलिसिट करा जाए। आफ्टर लीविंग द एम्प्लॉयमेंट द कंपनी, एम्प्लॉय ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, उसने, उसकी वाइफ ने और अदर पर्सन ने, सिर्फ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द कंपनी स्टार्टेड सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स ऑफ द एम्प्लॉयर। सब कस्टमर सॉलिसिट करना चालू कर दिए एम्प्लॉयर के। कोर्ट ने क्या बोला, द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज नॉट परमिसिबल, देयरफॉर द कंपनी वाज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स ऑफ द एम्प्लॉयर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने क्या बोला है सब कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम सॉलिसिट नहीं कर रहे। लॉ ने बोला नहीं, कोर्ट ने बोला नहीं भाई आपने सॉलिसिट किया, आपका मेन यही पर्पस था कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पीछे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और हमने देखा कि एक्चुअल में कौन अंदर काम कर रहा था। चलिए, थर्ड केस लॉ हमारे पास, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर हमको, भाई देखो यार, आप कंपनी तो किसी भी नाम से बना सकते हो, बट हो सकता है अंदर वही पर्सन उसका मेंबर हो जिसने पहले भी डिफॉल्ट किया हो, पहले भी फ्रॉड किया हो। तो हमको अगर कंपनी का कैरेक्टर देखना है, देन वी विल यूज द पावर ऑफ कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसके बिना काम नहीं होने वाला है, राइट। अगर हमको ट्रू कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है कंपनी का, तो हमको लिफ्ट करना ही पड़ेगा। डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेयर एन एनिमी कंपनी, क्या कोई एनिमी कंपनी है क्या ये, मतलब जिस पर्सन को मना किया है इंडिया में बिजनेस करने से, क्या फॉर एग्जांपल दाऊद इब्राहिम ने कंपनी कोई बना ली, या छोटे राजा ने, शकील ने बना ली, तो लॉ ने बोला यार सब गलत है, ऐसा अलाउड नहीं होना चाहिए, राइट। डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अ कंपनी इज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टायर्स मेड बाय द जर्मन कंपनी। The German company virtually held the entire share capital of the English company. All the directors were German resident. During the First World War, अरे भाई सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब दो कंट्री के बीच में जब वॉर होता है तो वहाँ के पर्सन दूसरी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो एनिमी कंट्री हो जाती है, राइट। During the First World War, the English company commenced an action to recover a trade debt from another English company. It was held that corporate personality of the company be ignored and the person is the ultimate control of the company shall be considered, since the person controlling the company were enemies and the suit was not maintainable. फिर वो सूट जो केस फाइल करा गया है वो मेंटेनेबल नहीं है, राइट। आपको ये केस लॉ के नाम याद रखना है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पर सवाल आ सकता है 5 नंबर का। चल, थर्ड पॉइंट क्या है यार, चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोनस एक्ट है हमारे पास 1965 में, जिससे बोला गया भाई जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं इनकी सैलरी एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है, उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को आपको बोनस देना है। अब बोनस एक खर्चा है, कंपनी के एंगल से बात करें बोनस इज एन एक्सपेंसिव। अगर हमने बोनस ज़्यादा दिखा दिया तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो हमको टैक्स पे कम करना है। द पेमेंट, द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस इज द प्रॉफिट अर्न। ऑब्वियसली यार बोनस जो दिया जाता है वो प्रॉफिट अर्न पे दिया जाता है, कैलकुलेशन में दिया है बोनस एक्ट में। अ कंपनी वॉज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, कंपनी ने खूब प्रॉफिट कमाया।
द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अ सब्सिडी कंपनी एंड ट्रांसफर्ड सम वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट टू इट। कंपनी ने सब्सिडी कंपनी बना दी और उसमें वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट डाल दी। सब्सिडी कंपनी डिड नो बिजनेस, कुछ बिजनेस नहीं करती, सिर्फ पेपर पे बनी है साहब, और कोई एसेट्स भी नहीं है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट जो ट्रांसफर करा गया होल्डिंग के द्वारा। लुकिंग एट द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी, द कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट विल। इट वाज हेल्ड दैट द सब्सिडी वाज फॉर्म्ड merely for the purpose of reducing the liability of the bonus payable under the bonus act। सिर्फ यही एक पर्पस है जिसके लिए कंपनी बनाई गई थी। Therefore, the profit earned by the subsidy company, उसको भी हम होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट मानेंगे। ये चीज हमारे पास है जो हमने बात की है सारे के सारे प्रोविजंस में। अब यार इफेक्ट क्या होगा कॉर्पोरेट वेल का? अरे भाई इफेक्ट क्या होगा यार, सिंपल। जैसे ही हमने कॉर्पोरेट वेल को इफेक्ट इग्नोर करा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इफ कॉर्पोरेट वेल एक तरह से एक्सेप्शन है किसका? सेपरेट लीगल एंटिटी का। Only a company is liable for the act done and default committed while acting on behalf of the company, even though member, director, or any other officer or employee of the company has acted on behalf of the company. Similarly, for any debt contracted by the company, only the company can be held liable. The member, director, employee of the company cannot be held liable for payment of such debt। मतलब फिर हम दोनों को एक ही मानेंगे और अकॉर्डिंगली वहाँ पर कंपनी जिम्मेदार होने वाली है। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास केस लॉ था किस चीज़ का यार? सोलोमन वर्सेस सोलोमन के बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में अलग अलग केस लॉ। एग्जाम में सवाल देखो कैसा आया है। सम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ मैसर्स गेट रिच क्विक लिमिटेड हैव कंप्लेन्ड द कंपनी वॉज फॉर्म बाय द प्रमोटर्स ओनली टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स को चीट करना है। Circumvent the compliance of legal provisions of the Companies Act. In this context, this seeks your advice as to the meaning of corporate will and when the promoter can be made personally liable for the debts of the company। ये हो गया इसका मीनिंग, ये हो गया इसका इफेक्ट। भाई कॉर्पोरेट विल क्या कंसेप्ट है, कौन कौन से केसेस में परमिसिबल होता है वो हमने बात करी है, और 4 तरह के केस लॉ। सर डेनिशो मानिक जी पेटेट वर्सेस गिलफोर्ड मोटर्स का सेकंड है। फर्स्ट क्या है? एवेजन ऑफ टैक्सेस या प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सेकंड क्या है यार? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। थर्ड क्या है आपका? डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, गिलफोर्ड मोटर्स का एनिमी कंपनी वाला। चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, ये हमारे पास फोर्थ कंसेप्ट है जो हमें बात करी है। चल कुछ एग्जाम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है हमारे पास। ABC Private Limited company is a private limited company having 5 members only। कितने बंदे हैं यार? 5 मेंबर हैं। All the members of the company were going by car to Mumbai। सारे के सारे कहाँ पर जा रहे थे यार? सारे के सारे मुंबई जा रहे थे in relation to some businesses। याद करें हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। आप जब भी कोई एग्जाम में भी ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ते जाएं, आपके दिमाग में वो फिल्टर होके प्रोविजन आते जाए कि अच्छा ये चैप्टर 1 का है, ये चैप्टर 1 में ये फलाने कॉन्सेप्ट का ये पर्टिकुलर प्रोविजन लगेगा इसके ऊपर। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन ऑल ऑफ देम डाइड। आंसर विद रीजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? खत्म हो गया क्या? ना। The existence of the company does not comes to an end since the existence of the company does not depend upon the life of all or any of the member। Since the existence of the company can comes to an end only in accordance with the provision of law, that is winding up dissolution of the company, और winding up के लिए section 271 है company law। Since one of the features of the company is perpetual succession, perpetual succession का मतलब क्या होता है? permanent existence। The nominees, legal representative of deceased member, shall become the new member of the company। यही होता है यार।
एंड बाय गिविंग इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन मतलब डेथ के बाद जो शेयर ट्रांसफर होते हैं, उस वर्ड को हम ट्रांसफर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। हमने लेक्चर में बात की थी। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56, या 72 नॉमिनेशन की बात करता है एंड 56 ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की बात करता है। चल, एक और सवाल है हमारे पास। एफ एन असेसी वाज अ वेल्दी मैन अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बंदे ने 3 प्राइवेट कंपनी बना ली, प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट है। अग्रीड विद ईच टू होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन एजेंट ऑफ इट। The dividend and interest income received by the was handed back to F as a pretended loan. This way, F divided his income into 3 parts in bid to reduce his tax liability. साफ अगर कोई कंपनी और कोई काम नहीं कर रहा है तो साफ ये क्लियर कट प्रोविजन है कि भाई आप डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस करना चाहते हो, टैक्स को इवेड करना चाहते हो, इवेजन ऑफ टैक्सेस का काम हो रहा है। The 3 companies were established for the purpose of avoiding tax liability and not for any legitimate purpose. और कोई लीगल पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, that is avoidance of taxation. The legal personality of all the 3 companies shall be disregarded. Similar on the facts of मानिक जी पेटेंट, वही केस लॉ में डिसाइड हुआ था कि भाई कोर्ट आपका लिफ्ट करेगा कॉर्पोरेट वेल को, राइट। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हमको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 464। और ये सेक्शन क्या बोलता है भाई, ये लार्ज पार्टनरशिप जो बनती है उनको अवॉइड करने की बात करता है, राइट, कि भैया ऐसा काम मत करना, राइट। चल, प्रोहिबिशन of association or partnership of person exceeding certain numbers। सेक्शन 464 में एक नंबर बताया गया कि भैया इस नंबर से ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप मत कराना, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बताए गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप एक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 464 प्रोहिबिट्स कैरिंग ऑन बिजनेस बाय एनी एसोसिएशन or partnership if the number of member of such association or partnership exceeds the prescribed limit. The prohibition under section 464 is attracted if the following conditions are satisfied। 4 conditions हैं। पहला, जो भी पार्टनरशिप बनाओगे, एक्ट में लिखा है, सेक्शन 464 में लिखा है कि the association of partnership consists of more than such number of persons as may be prescribed, provided that the number of persons which may be prescribed shall not exceed 100। 100 से ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, ये लिखा है सेक्शन 464 में, मतलब 100 से ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते हैं। और जो रूल्स में लिखा है वो लिख दिया उन्होंने 50। आज के दिन कितने होंगे यार, 50। The number of member prescribed for this purpose is, जब भी ये वर्ड prescribed होगा हमेशा रूल्स में होता है। The association of partnership is formed for the purpose of carrying on any business, मतलब हमको एग्जाम में हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, 50 number of members। The association of partnership is formed for the purpose of carrying on any business। The object of an association or partnership is the acquisition of gain by association or by individual member thereof। The association or partnership is not registered। अरे भाई कंपनी की तरह सेक्शन 464 के थ्रू हम यही तो चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी पार्टनरशिप ना बनाएं, आप तो क्या बना लें यार, कंपनी बना लें, कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज नॉट फॉर्म्ड any other law for the time being in force। अगर आपने ये प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन किया, where an association or partnership carries on business in contravention of provision of this section, every member of the association, आपके ऊपर पनिशेबल है, हर मेंबर के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन और पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी लाइबिलिटीज के रिस्पेक्ट में। और वैसे भी यार अगर ये पॉइंट नहीं लिखते तो भी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड ही होती है, पर्सनल लाइबिलिटी होते हैं।
बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 464 शैल नॉट अप्लाई टू HUF। HUF पे नहीं लगता। HUF में नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म बाय प्रोफेशनल हु आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, अगर स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहे हैं तो बात अलग है। मतलब ये वाला पॉइंट का उल्टा प्रोविजन है कि भाई इसने क्या बोला, किसी लॉ में नहीं है तो दिक्कत है, बट यहाँ पर अगर आप स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास कंसेप्ट है सेक्शन 464 का। याद रखना सेक्शन में लिखा है 100 मेंबर्स, बट रूल में जो 50 मेंबर, मतलब 50 मेंबर से ज़्यादा करा तो कॉन्ट्रावेशन है किस सेक्शन का यार, 464 का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चल पहले साहब प्रोविजन क्या है, ये बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ पर्सन एक्सीडिंग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। सेक्शन कौन सा है, 464। हमने प्रोहिबिट करा है लार्ज पार्टनरशिप। अरे भाई 2 4 5 बंदों 10 बंदों की बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से ज़्यादा की मना है। सेक्शन 464 प्रोहिबिट carrying on business by any association or partnership if the number of member of such association or partnership exceeds the prescribed number. The prohibition under section 464 is attracted if the following conditions are satisfied. अगर ये condition satisfied होती हैं, पहला, the association or partnership consist of more than such number of person as may be prescribed, provided that the number of persons which may be prescribed shall not exceed, मतलब उन्होंने बोला as may be prescribed है। सेक्शन में क्या लिखते हैं कि भाई जो भी प्रिस्क्राइब करना बस 100 से ज़्यादा मत करना है, इसलिए उन्होंने कितना कर दिया प्रिस्क्राइब, 50। और जो एसोसिएशन है वो फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इनका, गेन होगा, इंडिविजुअल मेंबर को बांट देंगे हम। और एसोसिएशन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही कोई दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड है। कॉन्ट्रावेशन करा, 1 लाख रुपए का फाइन है, लाइबिलिटी के लिए पर्सनली लाइबल हो, राइट। और HUF पे ये प्रोविजन नहीं लगता। और या फिर अगर कोई एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है और जो प्रोफेशनल्स की है, हम लोगों ने CACS लोगों ने गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, राइट। चल सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, द यूनियन ट्रेडर्स एसोसिएशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 जॉइंट HUF। 2 HUF ने मिलके एक वो बना लिया है साहब, 1 और 2 HUF ने मिलके एक कंपनी बना ली है, एसोसिएशन बनाया, सॉरी, एक एसोसिएशन बनाया। चल क्या बनाया इन्होंने, एक एसोसिएशन बनाया है, ठीक है। अब द यूनियन ट्रेडर एसोसिएशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 HUF कंसिस्टिंग ऑफ 51 मेजर। भाई HUF में कितने, 51 मेजर है और 5 माइनर मेंबर है, टोटल कितना होगा 56। भाई HUF एक्सेप्शन है। द एसोसिएशन was carrying the business of trading as retailers with the object for acquisition of gain। याद रखना HUF में कितने ज़्यादा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने मिलकर एक क्या बना लिया है, यानी कंबाइन कर लिया, गेन के लिए काम कर रहे हो। मतलब अगर भलाई के लिए काम कर रहे हो, सेक्शन 8 कंपनी टाइप का है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। The association was not registered as a company under the Companies Act or any other law. State whether United Trader Association is having any legal status. Sorry. Will there be any change in the status of this association if the member of the Union Trader Association is subsequently reduced to 45? यूनाइटेड ट्रेडर एसोसिएशन इज अ इलीगल एसोसिएशन। याद रखना HUF को हमने एग्जामिशन है, बट 2 HUF मिलकर सब नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है। सिंस द अडल्ट मेंबर एक्सीड 50,
इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर वुड नॉट मेक, अरे भाई कोई गलती कर दी आपने, किसी को थप्पड़ मार दिया, फिर बोला भाई सॉरी, तो थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ से ही मिलेगा। तो लॉ ने बोला भाई एक बार गलती कर दी, कॉन्ट्रावेशन कर दिया, बाद में नंबर ऑफ मेंबर्स कम कर दिए, याद आ गया आपको, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रावेशन तो हो गई है। would not make any change in the status of the United Trader Association, since an illegal association continues to be an illegal association even though subsequently the number of member is reduced below 50, उससे फर्क नहीं पड़ता। Question 2. The XYZ Trader Association was constituted by 4 joint HUF family consisting of 60 majors and 10 minors member। 4 HUF आ गए, टोटल हो गए 60। The association was carrying on a business as a retailer with the object of acquisition of gain, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा। अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी में और एनी अदर लॉ। वेदर XYZ इज लीगल स्टेटस है कोई क्या ना, इलीगल एसोसिएशन 50 से ज़्यादा है, भाई काम नहीं बनेगा, बाद में कम कर दिया उससे भी फर्क, 40 कर दिया उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में सेक्शन 464 का रेफरेंस आ सकता है, एग्जाम में वो सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है। कंफ्यूजन ना आए तो आपको ध्यान रखना है कि यार ये 464 में जो लिमिट है वो कितनी लिमिट है, वो लिमिट है आपकी 50 मेंबर की इफेक्टिव। चले भाई, तो आज हमने क्या क्या बात करी है, हमने बात की है सबसे पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रोविजंस की, हमने बात की है सेपरेट, अरे यार ये क्या हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी के प्रोविजंस की बात की है। हमने 2 केस डिस्कस करे, सोलोमन वाला और ली वाला, राइट। 2 केस डिस्कस करे, सोलोमन वाले में आपको फैक्ट्स याद रखना है, ली वाले में नॉर्मल कि भाई पायलट था, मेंबर डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है, कैपेबल भी था, क्वालिफाइड था, कंपनसेशन मिलना चाहिए जैसा कि वाइफ ने कहा है उसकी। फिर हमने बात की यार लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में हमने 4 पॉइंट देखे हैं। एक पॉइंट क्या था हमारा सबसे पहला वाला कि भाई रेवेन्यू वाली बात थी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। एक पॉइंट क्या था हमारे पास कि भाई आपको सोशल वेलफेयर को अवॉइड नहीं करना है, आपको एनिमी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो इक्वल मिला के ये 3-4 पॉइंट थे हमारे पास जो पर्टिकुलर केस लॉ, डेलमर कंपनी का केस लॉ है, ये केस लॉज हमको याद रखने हैं। और ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को हम पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी कहते हैं। फिर हमने बात करी है सेक्शन 464 की बात की है कि भाई 464 में 50 मेंबर से ज़्यादा आप कोई एसोसिएशन बना के बिजनेस कर रहे हो, गेंस के लिए काम कर रहे हो, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, दिक्कत है, इलीगल एसोसिएशन है, सेक्शन 464 लग जाएगा और 1 लाख रुपए की आपके ऊपर हर मेंबर के ऊपर पेनल्टी लगेगी, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट किसका, सेपरेट लीगल एंटिटी, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 464, तीनों में से किसी पर भी एग्जाम में सवाल आ सकता है, राइट। थैंक यू।